रिटायरमेंट के लिए जब भी आप निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर फिक्स्ड डिपॉजिट या सोना या रियल एस्टेट ही आपके जहन में आता है, लेकिन एनपीएस एक ऐसी कैटेगरी है जो काफ़ी सालों से निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ये लोकप्रिय नहीं हो पा रहा है। एनपीएस को क्या आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कंसिडर करना चाहिए? योर मनी का फोकस आज इसी बात पर होगा, लेकिन इसके अलावा भी आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की हाईलाइट्स के साथ। अगर पोर्टफोलियो में नहीं है एनपीएस तो क्या रिटायरमेंट प्लानिंग है अधूरी? रिटायरमेंट प्लान करने में क्यों बढ़ा एनपीएस की तरफ रुझान, बताएगा आपको योर मनी। क्या रिटायरमेंट के बाद बढ़ेगा खर्च? बड़ा कॉर्पस जुटाने के लिए जरूरी है बेहतर रिटर्न, क्या इक्विटी फंड पर ही निर्भर रहना सही? और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं फेसबुक पर लाइव, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालें कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्क्विरल इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ऐप के को-फाउंडर सामंत सिक्का। सामंत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आम जनता के लिए शुरू होने के 10 साल के बाद तक एनपीएस में आज तक निवेशकों को काफी कंफ्यूजन रहा है और टैक्स से जुड़े कई प्रावधानों को आसान करने के बावजूद ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट निवेशकों की मनपसंद लिस्ट में आज तक नहीं जगह बना पाया है। लेकिन इन बातों को दरकिनार करते हुए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि एनपीएस में रिटर्न को लेकर जो अच्छी खबर आई है वो क्या है, एनपीएस में बढ़ रहे रिटर्न का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। और आज हम शो की शुरुआत इसी में चर्चा के साथ करेंगे। सामंत, हमने देखा है कि जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एक एक करके इसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की बहुत कोशिश की गई है और जब इनिशियल ईयर्स थे इस प्रोडक्ट के हमने इसमें कोई खास रिटर्न आता हुआ नहीं देखा था, क्योंकि एक तरह से कमीशन जो फंड मैनेजर्स को मिलती है वो कम थी और इसी वजह से इसको लेकर लोकप्रियता नहीं थी, रुझान भी नहीं था निवेशकों का और ना ही एजेंट्स का और फंड हाउसेस का। लेकिन अब थोड़ी सी इस कहानी में तब्दीली आ रही है। हाल ही में जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि एनपीएस बाजार के उतार चढ़ाव को फेस करने में काफी हद तक कामयाब रहा है और अगर हम रिटर्न के लिहाज से बात करें तो इसने काफी हद तक स्टेबिलिटी दिखाई है पोर्टफोलियो में। अगर आपके पास एनपीएस है तो अगर आपने एग्रेसिव रिटर्न्स भले ही ना कमाए हो लेकिन आपने अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए हैं अगर आपने 10 साल पहले या 5 साल पहले से निवेश की शुरुआत कर ली है तो। हेलो जी सामंत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, तो एक्चुअली एनपीएस से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रावधान लाया क्यों गया। अमेरिका में बहुत ही सक्सेसफुल 401 के प्लान माना जाता है और उससे पहले इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स थी वो सारी डिफाइंड रिटर्न्स, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स कहा जाता था उनको, जिसको सर्विस करने के लिए जो उसकी कॉस्ट थी, इंटरेस्ट कॉस्ट थी, वो सारी गवर्नमेंट को अपनी बैलेंस शीट से देनी पड़ती थी। गवर्नमेंट धीरे धीरे अभी डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा है और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न देने की प्रवृत्ति भी दिलाना चाहता है और वो सारा पैसा कैपिटल मार्केट्स में भी लाना चाहता है। तो ये प्रावधान 2005 में शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से। 2009 में इसमें जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को भी ये स्कीम एक्सटेंड करी गई। जैसे आपने सही बताया, इसमें फंड मैनेजर्स तो सेम हैं जो लोग म्यूचुअल फंड भी रन करते हैं, लेकिन जो उसकी कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग दैट मनी है, फंड मैनेजर्स का जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल है, 0.01% है, जो कि एक कॉमन एक्विटी म्यूचुअल फंड में करीब 1 से 2% हो सकता है। तो इतना ज़्यादा मुनाफा कस्टमर के हाथ में दिया जा रहा है और उसके ऊपर टैक्स के एडवांटेजेस भी सरकार इसके ऊपर शावर कर रही है। वो चाहती है कि जो कॉमन इन्वेस्टर हैं वो रिटायरमेंट के लिए सेविंग करें और पैसा कैपिटल मार्केट्स में आए। सामंत, आप जो बता रहे हैं वो बहुत वो हम सब जानते हैं। आप एनपीएस को लॉन्च करने के पीछे क्या मंशा रही है सरकार की और कैसे निवेशक इसमें निवेश करके लो कॉस्ट का फायदा उठा सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब हम इसमें जो रिटर्न आता हुआ देख रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है? तो आई थिंक इसके 2 रीजन हैं। एक तो ये कि अब
इतने सारे लाइसेंसेस दे दिए गए हैं फंड मैनेजर्स को, और वो चॉइस इन्वेस्टर को दे दिया गया है कि वो किस फंड मैनेजर के साथ अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं। तो एक उनके बीच में आपस में अच्छे फंड मैनेजमेंट को लेके कंपटीशन हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये जो 1% का या ज़्यादा का जो फीस का गैप है, ये एक साल में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखा पाता, जो कि 3 या 5 साल में वो रिटर्न कंपाउंड होके उसका इम्पैक्ट जो है अब ज़्यादा नज़र आने लग गया है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों रीजंस हैं। जैसे आपने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी बहुत कमी है, अवेयरनेस में अभी भी बहुत कमी है इस प्रोडक्ट को लेके, लेकिन उसके बावजूद ये रिटर्न अच्छे नज़र आते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का रुझान इसमें और बढ़ेगा। ऑलराइट, आप अगर एनपीएस में किसी को निवेश करने की सलाह देते हैं तो किस तरह से उनको निवेश की रणनीति बनानी चाहिए? कंफ्यूजन बहुत है इसमें, एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस जैसे आपको विकल्प चुनने पड़ते हैं। उसके बाद भी आपकी जोखिम उठाने की क्षमता जो है उसके मुताबिक आप प्लान सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं एज वाइज समझना चाहूँ आपसे, तो किस तरह के निवेशक को किस तरह की चॉइस लेनी चाहिए, किस तरह के प्लान में निवेश करना चाहिए? एनपीएस में एक और बहुत अच्छी जो फीचर है वो ये है कि उन्होंने एक डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियोज बनाए हैं और उसको एज से लिंक करा है। तो अगर आपकी उम्र 35 से कम की है तो आपको वो लोग सजेस्ट करते हैं अग्रेसिव प्लान में जाने के लिए। अग्रेसिव प्लान में 75% तक जो निवेश है वो इक्विटी में किया जाता है। और सबसे बड़ी अच्छी फीचर पूरे एनपीएस के अंदर ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका जो एसेट एलोकेशन है, जो हम देखते हैं ज़्यादातर कस्टमर्स एक बार पैसा लगा देते हैं, उसको उतनी अच्छी तरीके से रिविजिट करके रीबैलेंस नहीं कर पाते। इस स्कीम की एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि आपने जब एक एज पे एक एलोकेशन से स्टार्ट करा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ये स्कीम आपके पैसे को इक्विटी से धीरे 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 फिक्स्ड इनकम में लाता रह जाएगा ताकि स्टेबिलिटी बढ़ती जाए। तो पहले शुरुआत के सालों में पैसा इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न कमाता है और आपकी रिटायरमेंट के करीब प्रोटेक्शन की तरफ फोकस बढ़ जाता है ताकि उन रिटर्न्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो जैसे मैंने बताया, अगर एज 35 से कम है तो अग्रेसिव से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो मॉडरेट से कर सकते हैं जिसमें 50% इक्विटी रहता है। अगर आपकी उम्र, क्योंकि आप एनपीएस का अकाउंट 60 साल की उम्र तक स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप कंजर्वेटिव प्लान चूज कर सकते हैं जिसमें इक्विटी की एलोकेशन 25% तक हो सकती है। तो ऐसे ये 3 डिफॉल्ट ऑप्शंस उन्होंने प्रावधान में डाले हैं ताकि इन्वेस्टर्स को चूज करने में आसानी रहे। चलिए, और इस बीच एनपीएस को लेकर दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हो गए हैं। AK पांडे साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ भी गए हैं। नमस्कार पांडे जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मैडम बताइए। पूछिए, क्या सवाल है एनपीएस से जुड़ा हुआ? एनपीएस में मैडम अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि एनपीएस हम SBI में खोले है ना, ICICI में खाता कहाँ पर है आपका सेविंग्स का? हमारा तो ग्रामीण बैंक में है। चलिए ठीक है, और क्या, कौन सा बैंक? HDFC भी कंसिडर कर रहे हैं आप? हाँ, HDFC भी है। और काफी लोग कंफ्यूजन में है कि फंड मैनेजर सही ढंग से नहीं करे तो लास्ट में हमारा पैसा डूब जाएगा, है ना। ये सारी चीजें दिखते आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या करे आदमी। अभी भी 2010 से 13 तक के जो स्टाफ है वो एनपीएस नहीं भर नहीं पा रहे हैं फॉर्म, है ना। वही कंफ्यूजन में है कि क्या करें। सरकारी कर्मचारी हैं? जी, ग्रामीण बैंक में हूँ मैडम। ओके, ऑलराइट। तो सामंत, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। जहां तक खाता खोलने को लेकर बैंक का चुनाव का सवाल है, क्या इस बात को हमें इस पैरामीटर पे कंसिडर करना चाहिए कि कौन सा बैंक किस तरह के ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले रहा है? क्योंकि खाता ये कहीं भी खोल सकते हैं, SBI में, ICICI में, HDFC में, लेकिन कहाँ इनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट सबसे कम पड़ेगी? क्या ये क्राइटेरिया होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अकाउंट खोलने की कॉस्ट सिर्फ मात्र 200 रुपए है, तो वो इतना बड़ा चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको अपनी कन्वीनियंस देखनी चाहिए कि कौन सी ब्रांच में या तो वो बैंक करते हैं या उनका खाता है या उनके घर के पास है जहां वो विजिट कर सकें। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अब eNPS भी अवेलेबल है। अगर वो मोबाइल या इंटरनेट से डील करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी ये जाके खाता खोल सकते हैं, उनको किसी बैंक पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको KYC वेरिफिकेशन अपना करवाना होगा ना, उसके लिए। बताया सवाल था कि
बिल्कुल बिल्कुल, केवाईसी वेरिफिकेशन दोनों मुद्दों में कराना होगा, चाहे वो ऑफलाइन जाएं चाहे ऑनलाइन जाएं, वो तो एक प्रोसीजर है वैलिडेशन के लिए। बट वो कन्वीनियंस के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों विकल्प में से जो भी उनको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं। जो उनका मुद्दा था कि मैं HDFC चूज करूं और SBI चूज करूं, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो NPS और रिटायरमेंट की जो कमिटमेंट है, ये बहुत ही लंबी कमिटमेंट है। ये एक जिसको कहते हैं मैराथन बोला जाता है, जो 42 किलोमीटर की होती है और 100 मीटर डैश नहीं है। तो इसके लिए उनको सबसे पहले तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, अभी 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया इन सब फंड मैनेजर्स का, वो अवेलेबल है, उसमें से वो चूज करके एक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी प्रावधान है, आपको ये भी सहूलियत है कि अगर आपको इस जर्नी में कहीं लगता है कि आपका फंड मैनेजर बहुत पीछे रह गया है, वो आपके पैसे के ऊपर उतनी अच्छी उपज नहीं दिखा पा रहा है, आप उस पैसे को स्विच कर सकते हैं, दूसरे फंड मैनेजर के पास लेके जा सकते हैं। तो वो प्रावधान भी है। ऐसा नहीं है कि आप एक के साथ अगर जुड़ गए तो अब आपको अपनी पूरी रिटायरमेंट के लिए उसी के साथ जुड़ना पड़ेगा और उसी के रिटर्न से आपकी रिटायरमेंट का फाइनल आंसर निकलेगा। आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं और दूसरे फंड मैनेजर्स के पास स्विच भी कर सकते हैं। साल में एक बार आप फंड मैनेजर अपना बदल सकते हैं। पांडे साहब, आप चाहें तो ऑनलाइन अपना खाता खोलने की कोशिश करें। आपको बस ENPS की ट्रस्ट वेबसाइट, NSDL, कार्वी, HDFC की साइट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे अपना खाता खोल सकते हैं। दस्तावेज जो लगेंगे, आपका पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, कैंसिल चेक या पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने पास रखनी होगी। KYC वेरिफिकेशन अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो वो आपको करवाना होगा। और उसके बाद किस विकल्प में आपको निवेश करना है, एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस या कौन सा फंड मैनेजर आपको चाहिए, ये तमाम विकल्प आपको सिलेक्ट करने होंगे और उसी के बाद आपका खाता खुलेगा। अंत में जो डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा उसका प्रिंट लेकर आपको CRA को कुरियर करना होगा। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। वरना आप किसी भी बैंक शाखा में जा सकते हैं, वहां पे आपको दस्तावेज भरने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव की मदद भी मिल जाएगी, आप उनकी सहायता से भी फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसा कि बताया सामंत ने, आपको फंड मैनेजर का चुनाव करने से पहले उसकी हिस्ट्री कैसी रही है, परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया है, जवाब भी साथ में आपको मिल गया हो। हम आगे बढ़ते हैं और प्रीति हमारी अगली दर्शक बेंगलुरु से फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार प्रीति। मैं 25 साल की हूँ और मेरे पास 4 इक्विटी फंड्स है, 2 डेट फंड है, आपके पास लिस्ट होगा शायद। और बेसिकली मेरा है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम में PPF और NPS करके रखा है मैंने। हमारा महीने का मतलब जो सेविंग्स होता है वो सब खर्चा निकाल के 1 लाख तक आ जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं वो कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ रखना है। मतलब मैंने म्यूचुअल फंड भी अभी शुरू किया है सब कुछ, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो कितना पैसा कहाँ रखना होगा या फिर कोई नया म्यूचुअल फंड मैं खोल सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, थोड़ा आइडिया चाहिए इस बारे में। ये जो आप निवेश की रणनीति हमसे पूछ रही हैं प्रीति, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य मतलब 5 साल में मुझे एक घर लेना है जिसके लिए मेरे को 60 से 70 लाख चाहिए होगा, और 15 साल में मुझे रिटायर करना है जिसके लिए मुझे 3 करोड़ का जरूरत होगा। चलिए ठीक है। आपकी जो FD है वो कितने की है? FD का अभी टोटल मेरा अराउंड 14 लाख मासिक होगा। 14 लाख की आपकी FD है और इसकी मैच्योरिटी कब है? मैच्योरिटी वैसा नहीं है, मतलब हर महीने मैं कुछ FD करते जाती हूँ, तो हर साल में हर महीने मेरा कोई FD ये मैच्योर होता है और मेरा महीने का भी सेविंग्स 1 लाख तक आ जाता है हर महीने। ऑलराइट। तो वो कहाँ लगाना है मेरे को वो जानना है। ठीक है प्रीति, आपको घर खरीदना है और 15 साल में आपको रिटायर भी होना है, यानी अर्ली रिटायरमेंट का आपका लक्ष्य है। क्या करना चाहिए प्रीति को और मौजूदा जो उनका निवेश है वो कितना सही है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। उस बीच आपको बता दें कि हम लाइव हैं फेसबुक पर। अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल फेसबुक के कमेंट बॉक्स में डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपको अभी तुरंत हम कॉल करेंगे। योर मनी में हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब और हमारा फोकस आज है NPS पर। और साथ ही अगर आपने कोई निवेश पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है जिस पर आप सलाह चाहते हैं योर मनी से, तो अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। इस कड़ी में प्रीति का सवाल हम ले रहे हैं, जिन्होंने अपने पति के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई है। इनके लक्ष्य बहुत क्लियर हैं। सामंत जी से मैं जुड़ना चाहूंगी। इन्हें 5 लाख
5 साल के बाद घर खरीदना है 60 से 70 लाख का, 15 साल के बाद रिटायरमेंट की भी इनकी मंशा है। अब ऐसे में जो इन्होंने पोर्टफोलियो में फंड्स चुने हुए हैं, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी है, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, डेट में भी निवेश किया हुआ है, एसबीआई मैग्नम कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड है। इनके पास लगभग 14 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। इसके अलावा ये एनपीएस में भी और पीपीएफ में भी निवेश करते हैं। तो पोर्टफोलियो में बैलेंस इन्होंने काफ़ी ध्यान रखा है सामंत जी, अगर आप नोट करें इक्विटी और डेट का। लेकिन क्या ये निवेश इनको इनके लक्ष्य की ओर बढ़ा रहा है या पीछे कर रहा है, इसका एनालिसिस तो आप ही करेंगे, बताएं। तो सबसे पहले तो मैं उनको शाबाशी और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और इसके बारे में सोचा। उनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड लग रहा है, जैसे कि कविता आपने भी बताया। पर मेरे 2-3 सजेशन और ऑब्जर्वेशन है जो मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो स्पेशली उनके जो गोल हैं, लक्ष्य हैं, उससे काफ़ी मुझे लगता है पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी बैलेंस कर रखा है पोर्टफोलियो को, जैसे आपने बोला इक्विटी और डेट में। मुझे लगता है क्योंकि उनका गोल अभी रिटायरमेंट में 15 साल हैं, वो थोड़ा अपना इक्विटी की तरफ रुझान बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप उनका एनपीएस का कॉर्पस देखें, जो कि अभी वो 50,000 रुपये पर साल कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है सिर्फ टैक्स सेविंग की मंशा से कर रहे हैं, उससे उनकी रिटायरमेंट के कॉर्पस में कोई खास फर्क नहीं पड़ना पड़े, कोई खास इजाफा नहीं होगा। अगर आप ये पैसा 50,000 15 साल तक लगाएं और वो पैसा अगर 10-12% से भी बढ़े तो करीब 18-19-20 लाख रुपए के करीब पड़ेगा, जिससे उनकी रिटायरमेंट पूरी नहीं होगी। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि वो और उनके हस्बैंड मिलके 3 लाख रुपए हर साल पीपीएफ में भी डाल रहे हैं, जो मुझे लगता है कि एक सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देगा उनको, उनके लक्ष्य में पहुंचने में पूरा मदद नहीं करेगा। तो मेरी सबसे बड़ी उनसे सजेशन ये है कि जो अभी वो एफडी में भी डाल रही हैं और म्यूचुअल फंड्स में, डेट फंड्स में भी डाल रही हैं और पीपीएफ में भी डाल रही हैं, उसकी वजह से उनका डेट की तरफ एलोकेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो मैं चाहूंगा कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ लाएं और उसमें से कुछ पोर्शन अपना एनपीएस के कॉर्पस को भी बढ़ाएं, क्योंकि रिटायरमेंट का अगर उनका अच्छा लक्ष्य है तो वो इस कंट्रीब्यूशन से कहीं भी पूरा नहीं होने वाला। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने अभी इक्विटी के फंड्स ले रखे हैं, वो चॉइस काफी अच्छी है। वो सब लार्ज कैप या मल्टी कैप फंड्स हैं। तो आप जो निवेश बढ़ाने की बात कर रहे हैं इक्विटी में, तो क्या इन्हीं फंड्स में अपना निवेश, अपना जो राशि है एसआईपी की, वो बढ़ा देनी चाहिए? क्या ये इनके लिए सही होगा? कविता जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जनरली आपने और मैंने देखा है कि कस्टमर्स निवेश बढ़ाने के टाइम पे फंड्स बढ़ा लेते हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा, उनकी चॉइस ऑफ फंड्स अच्छी है, जो निवेश बढ़ाएं इन्हीं में और औसतन करें और फंड्स ना ऐड करें। 4 फंड्स एक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स का, तो उसमें इजाफे की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं डेट से कंट्रीब्यूशन कम करना है। मुझे लगता है पीपीएफ एक अच्छा विकल्प है, वहां से अगले साल से या इस साल से। सामंत जी, ब्रेक पे जाने का समय हो गया है, लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्योंकि इनके पास फिक्स डिपॉजिट में बहुत बड़ी राशि है, 14 लाख रुपए इन्होंने अभी तक अपने फिक्स डिपॉजिट में कमा लिए हैं, निवेशित रखे हैं। मैं चाहती हूं कि इसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए क्या इन्हें, बिकॉज शायद ये कमाई का मौका गवा रही है फिक्स डिपॉजिट में इतना बड़ा अमाउंट ब्लॉक करके। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में या लिक्विड फंड में रहना चाहिए, जिसको कि हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। तो जनरली उसका रूल ये रहता है कि 6 महीने का जो खर्चा है वो एक ऐसा कहीं पे होना चाहिए जाकि इजीली एक्सेसिबल हो। तो वो मैं प्रीति की जजमेंट पे छोड़ता हूं कि वो कॉर्पस कितना होना चाहिए। अगर वो खर्चा 4, 5, 6 लाख रुपए बनता है, बाकी 10 लाख रुपए वो उधर से भी निकाल के फंड्स में डाल सकते हैं या एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। जब हम एनपीएस की बात कर रहे हैं, मैं ये भी चाहूंगा कि वो अपने एनपीएस के अंदर जो चॉइस ऑफ एलोकेशन है वो अग्रेसिव रखें, क्योंकि उनके पास अभी 15 साल हैं रिटायरमेंट के लिए, तो वो पैसा भी इक्विटी की तरफ ज्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए। फेसबुक के दर्शक जिमी वोरा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। पूछिए। एनपीएस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फंडा क्या रहेगा आफ्टर 15 इयर्स? 15 साल के निवेश के बाद? हाँ जी। 60 साल का लॉक इन है सर इसमें।
हाँ 7 साल का लॉक इन है, लेकिन 15 साल के बाद अगर मैं माई एज इज 40। ओके ओके ओके, तो 15 साल के बाद जब भी मैं एनपीएस का पैसा निकालता हूँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हिसाब से लगेगा? ऑलराइट, आपने अपनी किस तरह की चॉइस का सिलेक्शन किया है, कुछ बताएंगे? टोटल इक्विटी फंड्स, टोटल इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है। एक्टिव चॉइस है आपकी ना? एक्टिव, यस। ऑलराइट, सामंत बताएं क्या रूल्स हैं इस एनपीएस में एलटीसीजी को लेकर? इस गवर्नमेंट ने इस स्कीम को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें टैक्स का भी विशेष विकल्प है, जिसको कि एग्जेम्प्ट कहा जाता है। आपके कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट हैं और आपके विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट हैं। तो 40% आपका जो कॉर्पस वापस आएगा वो आपको पर फोर्स एन्युटीज में डालना पड़ेगा, जिससे आपको हर महीने की एक डिफाइंड रिटर्न आएगी। बाकी जो 60% पैसा है वो आपके लिए टैक्स फ्री अवेलेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कुलदीप सिंह का लेंगे और ये भी फेसबुक के दर्शक हैं, पूछ रहे हैं कि एनपीएस में फंड मैनेजर का बदलाव कैसे करना चाहिए? सामंत? हाँ कुलदीप जी, उसमें प्रावधान 2 तरीके के हैं। एक तरीके का तो ये है कि क्योंकि आप उसको एज लिंक्ड में डालते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है इक्विटी और डेट के अंदर रीबैलेंस होता जाता है। दूसरा प्रावधान ये है कि अगर आप अपने फंड मैनेजर की रिटर्न से इम्प्रेस नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको वो भी एक स्विच अवेलेबल है एवरी ईयर। आप उस पैसे को अब विद इन द फंड मैनेजर्स मूव कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी आपके हाथ में है, तो कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है। अगला सवाल नवनीत रस्तोगी का, क्या एसआईपी के जरिए एनपीएस में निवेश किया जा सकता है? नवदीप जी, एसआईपी जनरली पॉपुलर है म्यूचुअल फंड्स को लेके, और आपने सही पहचाना कि वो एक डिसिप्लिन है, हर महीने आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं और आपकी कंपनी ने एनपीएस में आपको साइन ऑन कराया हुआ है, तो वो भी आपके हर महीने जैसे पीएफ डिडक्ट होता है, वैसे एनपीएस का कॉर्पस भी आपकी सैलरी से डिडक्ट होके वहां पे जमा किया जा सकता है। तो वो भी एसआईपी की तरह हर महीने ही इन्वेस्ट होता है। और अगर आप खुद निवेश कर रहे हैं तो आपको हर महीने ऑटो डेबिट की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन आपको खुद हर महीने एलोकेशन डालना होगा एनपीएस में। तो अगर आप एक एसआईपी जैसा म्यूचुअल फंड में करते हैं वैसा सोच रहे हैं तो आपको नहीं उसकी आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आप हर महीना एक राशि निवेश जरूर कर सकते हैं एनपीएस में। नावेद अहमद का सवाल हम लेंगे और ये फोन लाइन पर इनफैक्ट हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। पूछिए। मैडम मुझे ना हर महीने 5,000 रुपए अपने अलग निकाल के कोई म्यूचुअल फंड हो अच्छा सा, तो मैं चाहता हूँ कि 15 से 20 साल के लिए आपको करना है जी। 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने हैं मेरे को। 15 साल तक करेंगे ना आप जी? लंबे समय के लिए चाहिए, 15 साल या 20 साल के लिए। और आप समझ गए। सामंत जी, समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप क्या फंड इनको सुझाएंगे? तो मुझे लगता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा एक अच्छे इक्विटी फंड में, लार्ज कैप या मिड कैप में, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, मिराई एसेट इंडिया इक्विटी, इन जैसे फंड्स में वो अपना निवेश स्टार्ट करें थ्रू एन एसआईपी, 5,000 रुपये हर माह, और कोशिश करें कि हर साल जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़े उस कॉर्पस को भी इंक्रीज करें। और मैं आशा करता हूं कि अगर वो 15 साल तक ये डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो अपने लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का साधन बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज तमाम सवालों के जवाब देने का। और इसी के साथ योर मनी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।